वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है अब तक हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम फर्स्ट यूनिट की लास्ट चैप्टर, हमारी फर्स्ट यूनिट जो है एल्गी में फर्स्ट पेपर की, उसका लास्ट चैप्टर है क्लेडोफोरा। आज हम क्लेडोफोरा की लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। ये भी क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है। देखो इसका क्लासिफिकेशन देखें अगर, तो डिवीजन थैलोफाइटा जैसा कि अब तक सभी मेंबर्स में था। क्लास क्लोरोफाइसी जो कि हमने हाइड्रोडिक्टियन में भी पढ़ी, वॉल्वॉक्स में भी पढ़ी और क्लेमाइडोमोनास में भी पढ़ी। यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसका ऑर्डर है क्लेडोफोरेल्स, फैमिली है क्लेडोफोरेसी एंड जीनस है क्लेडोफोरा। आप इसमें देख भी सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि आपको ये सेल्स दिखाई दे रही हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं जो कि फिलामेंटस हैं। थैलस कैसा है? फिलामेंटस थैलस है जिसमें कि सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। ये थैलस ब्रांच्ड है। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स लेते हैं। सबसे पहले थैलोफाइट और क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। अभी हम लेंगे क्लेडोफोरिल्स। क्लेडोफोरिल्स के कैरेक्टर्स हैं कि थैलस फिलामेंटस होता है, वो हम देख ही रहे हैं कि थैलस जो है वो तंतुमय होता है। तंतु जनरली शाखित होते हैं पर कभी कभी अशाखित भी हो सकते हैं। सेल्स जो है वो सिलिंड्रिकल और सिनोसिटिक होती हैं, यानी कि सिलिंड्रिकल का मतलब बेलनाकार और सिनोसिटिक मतलब समकोशिकीय, अर्थात एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो सेल्स बेलनाकार होती हैं और समकोशिकीय होती हैं। क्लोरोप्लास्ट आमतौर पे इसमें जालिकावत होता है और उसमें बहुत सारे पायरिडॉइड्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन है, ट्यूबर्स है, स्टोलोन्स है, इनके द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स चल बीजाणु, अप्लेनोस्पोर्स अचल बीजाणु और एकाइनिड्स निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा होता है। जूस्पर्स जो बनते हैं इनके अंदर वो क्वाड्रिफ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि उनके अंदर 4 कशाभिकाएं होती हैं। चतुर्कशाभिकीय चल बीजाणु पाए जाते हैं। लैंगिक जनन आइसोगैमस या एनआइसोगैमस होता है, समयुग्मकी या असमयुग्मकी प्रकार का होता है। और गैमीट्स जो हैं यानी कि युग्मक जो हैं वो द्विकशाभिकीय होते हैं। क्लेडोफोरेसी फैमिली कौन सी है? क्लेडोफोरेसी। इसके कैरेक्टर्स हैं कोर्स एंड रफ ब्रांच्ड फिलामेंटस थैलस, यानी कि इसका थैलस कैसा होता है? स्थूल और रुक्ष, यानी कि स्थूल होता है और रफ होता है। इसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, शाखित होता है और तंतुमय होता है। ये आधार से होल्ड फास्ट या राइजोइडल आउटग्रोथ्स के द्वारा अटैच रहता है, मतलब सबस्ट्रेटम से ये अटैच रहता है, फ्री फ्लोटिंग नहीं होता। और आधार पे कोशिका पाई जाती है जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं, या कई बार मूला मतलब मूलाभास जैसी कुछ अतिवृद्धियां पाई जाती हैं मूलाभास कोशिकाओं के रूप में। वो अतिवृद्धियां भी इनको धरातल से चिपका के रखने में हेल्प करती हैं। सेल्स दीर्घवृत्ताकार, बेलनाकार, लंबी और सिनोसिटिक होती हैं। क्लोरोप्लास्ट आमतौर पे रेटिकुलेट होता है, जालिकावत होता है और उसमें बहुत सारे पायरिनेट्स पाए जाते हैं। कुछ फाइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि क्लेडोफोरा के अंदर क्लोरोप्लास्ट परिधि में पाया जाता है और डिस्क के रूप में होता है, छोटे छोटे डिस्क के रूप में ये परिधि के ऊपर पाया जाता है और इनमें एक पायरिनॉइड होता है केवल। रिप्रोडक्शन वही वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबस, स्टोलन और फ्रेगमेंटेशन से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस या एनाइसोगैमस होता है। क्लेडोफोरा के अंदर आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेज एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट चलती हैं, जिसको कि हम समाकृतिक जीवन चक्र कहते हैं। समाकृतिक पीढ़ी एकांतरण आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब आता है जीनस क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा की लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है? ये सर्वव्यापी है, व्यापक रूप से पाया जाता है और इसकी करीब 160 या उससे भी ज्यादा स्पीशीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड नोन है। पूरे मतलब संसार के अंदर 160 या उससे भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। ये फ्रेश वाटर अलवणीय जल में और मेराइन वाटर यानी कि लवणीय जल में अर्थात समुद्र के पानी में, दोनों तरह के एटमॉस्फेयर के अंदर ये दोनों तरह के पानी में ये पाया जाता है। इसकी कुछ स्पीशीज लगातार बहते हुए जो झरने हैं, रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम्स, उनके अंदर भी पाई जाती हैं।
जनरली इसकी जो स्पीशीज हैं वो होल्डफास्ट या राइजोइड्स के द्वारा धरातल से सबस्ट्रेटम से अटैच रहती हैं। जब ये और धरातल क्या हो सकता है, सबस्ट्रेटम या तो पत्थर होते हैं या लकड़ी होती है, तो उनके ऊपर ये राइजोइड्स या होल्डफास्ट के द्वारा अटैच रहता है, वो पानी में डूबी रहती हैं। जो सबस्ट्रेटम है वो पानी में डूबा रहता है और उसके ऊपर ये फिलामेंट्स जो हैं वो राइजोइड्स या होल्डफास्ट के द्वारा अटैच रहते हैं। कुछ क्लेडोफोरा की स्पीशीज जैसे कि क्लेडोफोरा फ्रैक्टा है, हॉलसेटिका है, प्रोफंडा है, ये फ्री लिविंग होती है। ये आधार से चिपकती नहीं है, इनके ऊपर इनके नीचे होल्डफास्ट या राइजोइड जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। तो ये पानी के ऊपर मतलब उथले पानी के अंदर तैरती रहती है और ये इसके फिलामेंट्स फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज के जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में पूरी तरह से गुथ जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं और बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए इनको हम कहते हैं एगैग्रोपिला फॉर्म्स, एगैग्रोपिला स्पीशीज। ये आप देखो यहाँ पर ये क्लेडोफोरा है, ये पानी के अंदर देखो पत्थरों के ऊपर चिपका हुआ दिखाई देता है। ये इसमें राइजोइड जैसी संरचनाएं होती हैं, इनके द्वारा ये अटैच रहता है और ये इस तरह से फिलामेंट्स से खूब शाखित फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो फ्री फ्लोटिंग है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको कि हम एगैग्रोपिलस स्पीशीज भी कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज जो है वो एगैग्रोपिलस बनाती हैं और बाकी स्पीशीज जो है वो होल्डफास्ट के द्वारा सबस्ट्रेटम से अटैच रहती हैं। क्लेडोफोरा की कुछ स्पीशीज एपिफिटिकली भी ग्रो करती हैं। पानी के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं उनके ऊपर भी ये मतलब एपिफिटिक का मतलब अधिपादपी रूप से ग्रो करती हैं। दूसरे पौधों के ऊपर पाई जाने वाली स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एपिफिटिक। तो ये एपिफिटिकली भी ग्रो करती हैं। कुछ स्पीशीज इसकी एपिजोइक होती हैं, अधिजंतुकी, यानी कि जो पानी के अंदर मोलस्कस पाए जाते हैं, घोंगे, शेल वगैरह जितने भी पाए जाते हैं उनके ऊपर भी ये अटैच रहती हैं। जैसे कि क्रिस्पेटा स्पीशीज है वो एपिजोइक कहलाती है। इसकी कॉमन स्पीशीज हैं क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा, क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा, क्लेडोफोरा फ्रैक्टा, क्लेडोफोरा बेंगालेंसिस। इसकी कुछ स्पीशीज क्लेडोफोरा की कुछ स्पीशीज जो है वो रिक्रिएशनल बॉडीज ऑफ वाटर जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है, अगर इनमें थोड़ी सी भी आ जाए तो ये बहुत पानी के ऊपर पूरी तरह से तैरने लग जाती हैं और पूरे पानी को कवर कर देती हैं। तो एक तरह से न्यूसेंस क्रिएट कर देती हैं पानी के अंदर। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक लेक है, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इस क्लेडोफोरा की ओवर ग्रोथ के कारण वहां पर इस मतलब ये क्लेडोफोरा इतना ज्यादा वहां पर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहां पर जेब्रा मुसल्स भी खूब पाए जाते हैं। जेब्रा मुसल्स क्या हैं? ये एक प्रकार के शेल्स हैं, मोलस्कस हैं ये देखो इनके ऊपर जेब्रा जैसी लाइंस होती है। इनकी ग्रोथ इतनी होती है, साथ साथ ही क्लेडोफोरा भी इनके ऊपर साथ साथ ही ग्रो करता रहता है। अब आता है क्लेडोफोरा का थैलस। पादप कैसा होता है, प्लांट बॉडी कैसी होती है। प्लांट बॉडी या तो बॉल जैसी होती है, उसके फिलामेंट्स जो है आपस में एंटेंगल होकर के आपस में गुथ करके बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन फिलामेंट्स की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है, मतलब 5 इंच से भी ज्यादा लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं। और यदि आप इसको माइक्रोस्कोप से देखें इसके थैलस को तो हमें ऐसा लगेगा जैसे छोटे छोटे पौधे, जैसे कि तुलसी का पौधा है या और हर्बेशियस प्लांट्स हैं, इस तरह के प्लांट्स जैसे ये इसके थैलस दिखाई देता है। इसकी जो स्पीशीज फ्री फ्लोटिंग नहीं है, जो पानी के ऊपर नहीं तैरती हैं, वो आधार से धरातल से चिपकी रहती हैं बाय होल्डफास्ट या राइजोइडल आउटग्रोथ्स। और कई बार आउटग्रोथ्स, राइजोइडल जो आउटग्रोथ्स हैं उनके अंदर बहुत सारे सेप्टा भी पाए जाते हैं और वो लंबे लंबे राइजोइड्स बना देते हैं। इसके जो फिलामेंट्स हैं, थैलस के अंदर जो फिलामेंट्स पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, उसके ऊपर काइटिनस मटेरियल पाया जाता है, जिसके कारण मतलब काइटिन का बना हुआ मटेरियल पाया जाता है, जिसके कारण कि इसकी सरफेस जो है वो रफ होती है, हाथ लगाते हैं तो वो स्ट्रिंगी होती है। ये देखो, ये आधार है, धरातल है, पानी के अंदर मान लो ये पत्थर है, इसके ऊपर ये पूरे फिलामेंट्स इस तरह से देखो आप, ब्रांच्ड फिलामेंट्स जो है वो अटैच हैं। ये और देखो आप, ये सेल्स एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, ये फिलामेंट्स, और ये सारे फिलामेंट शाखित आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये राइजोइडल सेल्स हैं, ये राइजोइडल आउटग्रोथ्स हैं, राइजोइडल सेल्स हैं जिनके द्वारा कि ये अटैच रहता है। ये होल्ड फास्ट है,
सिंगल सेल जब होगी तो वो होल्ड फास्ट होगा, बाकी राइजोइडल सेल्स या आउटग्रोथ्स होंगे। वापस वही है कि द फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज व्हेन द थैलस इज सब्जेक्ट टू अ कंटिन्यूअस जेंटल मोशन इन वाटर, द यंग ब्रांच फिलामेंट एग्रीगेट टू मेक बॉल लाइक स्ट्रक्चर। दीज बॉल्स ऑफन फ्लोट्स ऑन वाटर एंड दीज बॉल फॉर्मिंग स्पीशीज आर कॉल्ड एगेग्रोपिलस स्पीशीज। तो एगेग्रोपिलस स्पीशीज का एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा हॉलसेटिका। क्लेडोफोरा के स्पीशीज में मुख्यतः दो तरह के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तंतु दो तरह के होते हैं, एक अगुणित एक द्विगुणित। अगुणित फिलामेंट्स को गैमेटोथैलस या गैमेटोफाइट कहते हैं, जबकि द्विगुणित थैलस को स्पोरोथैलस या स्पोरोफाइट कहा जाता है। देखने में, बाहर से देखने में दोनों तरह के थैलस एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि एक में जू स्पोर्स बनते हैं और एक में गैमेट्स बनते हैं। एक हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड होता है। तो फिजियोलॉजिकली वो दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए उनको कायिक अवस्था में पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है पता चल जाता है कि ये हैप्लॉइड थैलस है या डिप्लॉइड थैलस है। सेल्स, क्लेडोफोरा के अंदर सेल्स मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं, समकोशिकीय होती हैं जैसा बताया, और इनकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में ज्यादा होती है। अपनी चौड़ाई से ये 5 से 20 गुना तक लंबी होती हैं। सेल्स के बाहर, सबसे बाहर की तरफ सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, जो कि 3 लेयर्स की बनी होती है। सबसे बाहर की लेयर क्यूटिकल, जो पेलिकल कहलाती है, काइटिन की बनी हुई होती है, और उसमें भी 70% प्रोटीन होता है, 70% प्रोटीन होता है उस काइटिन के अंदर भी। मिडल लेयर पैक्टिन की बनी होती है, और सबसे अंदर की लेयर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। काइटिन की लेयर के कारण ही इस फिलामेंट्स जो है वो कोर्स और रफ दिखाई देते हैं, और इस रफ और कोर्स लेयर के कारण ही इनके ऊपर एपिफिटिक ग्रोथ, ये एज ए एपिफाइट ग्रो करते हैं। उस मतलब उस कोर्स और रफ सरफेस के कारण ये दूसरे पौधों पे अटैच हो जाते हैं, तो एज ए एपिफाइट ये बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। सेल्स के अंदर एक लार्ज, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। उस केंद्रीय रिक्तिका के चारों तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, क्योंकि कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो सभी तरह के कोशिकांग इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। बीच में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, जालिकावत क्लोरोप्लास्ट, और बहुत सारे पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी हैं, कभी कभी देखा गया है कि कोशिकाओं में एक बहुत सारे डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बिंब की आकृति के, डिस्क की आकृति के हरित लवक पाए जाते हैं, और उनमें एक एक पायरिनॉइड होता है। ये आप देखो यहाँ पर, ये क्लेडोफोरा का ब्रांच्ड थैलस है। ये कोशिकाएं हैं, इसका हमने एक पार्ट इसको हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर डायग्राम में। यहाँ पर आप देखो ये डिस्क शेप, बहुत सारे तो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गोल गोल न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, शाखन दिखाई दे रहा है, और साथ साथ ये डार्क कलर के जो ब्लैक कलर के हैं, ये क्या हैं, ये क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि डिस्क शेप है, और ये चारों तरफ सेल वॉल है, तो अंदर सारा साइटोप्लाज्म। ये क्लेडोफोरा का ग्लोमेरेटा का सेल है, क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के सेल की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, इस तरह से रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, जालिकावत क्लोरोप्लास्ट है, और उसके बीच बीच में ये ब्लैक कलर के न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, और छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो क्या हैं, पायरिनॉइड्स हैं। तो इस तरह से दो तरह की सेल्स होती हैं, या तो उनके अंदर डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट होंगे विद वन पायरिनॉइड, या फिर उनके अंदर बहुत सारा रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होगा विद मैनी पायरिनॉइड्स। तो ये तो था क्लेडोफोरा का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। आज कल हम करेंगे ब्रांचिंग पैटर्न इन क्लेडोफोरा एंड रिप्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा। सो थैंक यू।